वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास और एक स्पेशल टैक्स मास्टर क्लास इसलिए देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पार्ट 6 में हम बात कर रहे हैं पार्ट 6 ऑफ फेडरल बजट। यानी गवर्नमेंट ने हमने प्रपोजल्स पेश कर दिए हैं कि किस तरीके से वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, कस्टम, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये वो जो मेन सोर्सेज हैं जिससे वो रेवेन्यू कमाएंगे और फिर वो मुख्तलिफ जो एरियाज हैं गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट है, आर्मी का बजट है, वेलफेयर के लिए डेवलपमेंट बजट्स हैं, उन सब पे लगाएंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कानून को इस तरह बनाया जा रहा है कि बिजनेसेस फैसिलिटेट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा, बिजनेस पर्सनस जो हैं वो लोग जो हैं उनको बाकी मुल्क को जो है ना सपोर्ट करें, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे, वेल्थ भी जनरेट करे और वो फिर वेल्थ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करे। तो कस्टम्स एक्ट 1969 में जितने भी क्लॉजेस थे, जैसे आप यहाँ देखें जो फाइनेंस बिल 2021 है उसका क्लॉज 3 से हम स्टार्ट हो रहे, तो क्लॉज 2 में जितने भी पार्ट्स थे वो कस्टम्स एक्ट के लॉ को चेंज कर रहे थे। अब हम सेल्स टैक्स पे बात करते हैं। आप देख रहे हैं पार्ट 6 और पहला क्लॉज जो है वो इंसर्ट कर रहा है डेफिनेशन ऑफ कमिश्नर अपील और वो क्लॉज फॉर ए सेक्शन 2 में डालेगा। तो जो कमिश्नर अपील है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है सेल्स टैक्स में, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सेल्स टैक्स ये होता है कि आपने कस्टमर से सेल्स टैक्स 16%, 17, 19% के हिसाब से कलेक्ट करना होता है और आगे जो है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई इशू हो जाए, तो जल्द से जल्द रिव्यू इसलिए करना होता है कि एक दफ़ा जब आप सेल्स टैक्स में अपने बिजनेस को रजिस्टर कर देते हैं तो आपको फिर जो है वो प्रॉब्लम्स अगर होंगी डिपार्टमेंट के साथ, यानी एफबीआर के साथ, चूंकि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पूरे मुल्क में गुड्स पर एफबीआर इंप्लीमेंट करता है, तो कमिश्नर अपील जल्द से जल्द फैसला कर सकता है, फिर ट्रिब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट। अच्छा जी, तो इस शख्स को फिक्स कर दिया गया और इसकी इस तरह के लोगों को ज्यादा अपॉइंट करेंगे तो अच्छी बात है। अगला क्लॉज कहता है कि सब्सटीट्यूट किया जा रहा है सेक्शन जो 2 है उसका सब सेक्शन 5A, क्लॉज 5AB में 10 के बजाय विद द वर्ड 3। ठीक है जी। तो अब ये जो एक्चुअल सेक्शन है वो फाइनेंस बिल में जो एक्चुअल वर्डिंग है, और फिर जब कानून चेंज हो जाएगा तो 10 जो है ये जो चीज भी है, जो रिक्वायरमेंट भी 10 साल की थी या 10 आइटम्स की थी, उसको 3 किया जा रहा है। बेनिफिशियल भी हो सकता है टैक्स पेयर के लिए और हो सकता है चूंकि लोगों ने मिसयूज किया हो, सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन ने मिसयूज किया हो, तो इसको सख्ती भी किया जा रहा है। फिर अगले क्लॉज में कहता है कि इंसर्ट की जा रही है डेफिनेशन ऑनलाइन मार्केट प्लेस की, और वो जो है सेक्शन 2 में क्लॉज 18A के तौर पर हो जाएगी। अब ऑनलाइन मार्केट प्लेस के हवाले से जो है मुझे हंसी भी साथ इसलिए आई क्योंकि बेसिकली आहिस्ता और आहिस्ता 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 जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं उसका जो स्कोप है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को कोरोना के बाद भी और ओवरऑल जब चूंकि बजट डेफिसिट ही रहे हैं, हुकूमत के पास हमेशा फंड्स कम ही रहे हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये जो कस्टम एक्ट था ये भी इनडायरेक्ट टैक्स था, और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ये भी इनडायरेक्ट टैक्स इस तरह है कि ये कंज्यूमर टैक्स है, जो जितना कंज्यूम करता है उस पर वो उतना लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक अमीर शख्स जो है वो कम चीजें कंज्यूम करे तो वो कम सेल्स टैक्स पे करे, और एक मिडिल क्लास या गरीब शख्स ज्यादा चीजें इस्तेमाल करे तो उस पर ज्यादा टैक्स लग सकता है। तो ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस कहते हैं दराज.pk की तरह जितनी भी वेबसाइट्स और ई कॉमर्स की ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक जगह हैं उनको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस कहते हैं। उसको OLX वगैरह भी कह सकते हैं, कि जहां पर आपकी बायर और सेलर जो है वो इंटरनेट के थ्रू और ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के थ्रू ऑनलाइन आए और चीज़ों की खरीदो फरोख्त आपस में करे, या कोई थर्ड पार्टी, जैसे दराज में मुख्तलिफ ब्रांड्स वगैरह भी होते हैं और दराज.pk वाले उनकी अपनी मैनेजमेंट है जो आपको हेल्प करती है चीज़ें खरीदने और बेचने में। तो ऑनलाइन मार्केट स्पेस का अगर यहाँ पे डेफिनेशन कर दी गई है तो इसका मतलब है कि अब इस साल से उस पर सेल्स टैक्स भी एप्लीकेबल होगा। जो क्लाइंट्स हमारे, चूंकि हम स्टार्टअप्स के साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस के साथ काम करते रहे हैं पहले, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस की डेफिनेशन 3 साल पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तो आ गई थी और वहां पे मिनिमम टैक्स के हवाले से थी।
यहाँ पर जो जो भी है वो वक्त के साथ साथ जो है आप देखते जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेल्स टैक्स चार्ज करना है नहीं चार्ज करना, तो लॉ में चूंकि पहले क्लैरिटी नहीं थी और अब ये डेफिनेशन ऐड हुई है, तो पहले तो ये है कि ये इस किस्म का जो बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस वो फोकस में आ गया है। सेल्स टैक्स एक्ट में चूंकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर रिटेलर पे लगता है, तो सबसे ज्यादा जो कैटेगरी ऑनलाइन मार्केट प्लेस की होती है वो रिटेलर की भी हो सकती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर की भी हो सकती है, तो वो क्लियरली डिफाइंड नहीं था। अगर ऐसे है कि आप अपनी वेबसाइट पर चीजें बेच रहे हैं फिर तो आप रिटेलर हैं, अगर आप लार्ज क्वांटिटी में बेच रहे हैं तो फिर आप ऑनलाइन होलसेलर है या ऑनलाइन रिटेलर। तो इस चीजों पे क्लैरिटी नहीं थी। अब कम से कम अगर आपने एक मार्केट प्लेस एक वेबसाइट या बनाया है जैसे दराज.pk है और वहां पर चीजें बिक रही हैं ऑनलाइन और लोग बेच रहे हैं, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे देखते हैं कानून में कि पहले तो डिफाइन कर दिया गया ऑनलाइन, ऑनलाइन से क्या मुराद है, यहाँ पे उसकी वर्डिंग नहीं है लेकिन ये कम से कम शामिल हो गया है। और इनकम टैक्स में तो ये पहले से शामिल था, सर्विस टैक्स वगैरह में अभी ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है इस हद तक। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस हो तो फिर उस प्रोविंस में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ सर्विस टैक्स की। तो मुख्तलिफ चीजें जो आपस में फिर जुड़ के आपको, इसीलिए आपको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप जब बिजनेस करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन यानी फिजिकल दुनिया में, तो अच्छे कंसल्टेंट्स अच्छी टीम से राब्ता में रहें, उनको अच्छी पेमेंट करें ताकि वो आपको जो जैसे जैसे टैक्स का सिस्टम इवॉल्व हो रहा है तो आपको बेस्ट जो है ना वो रास्ता बता सकें ताकि आपकी टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम हो। और जहां टैक्स पे करना है वहां टाइम पे कर दें तो पेनल्टीज और बाद में जो प्रोसिक्यूशन और प्रोसीडिंग्स होती है और हरासमेंट होती है उससे बचें। और अगर टैक्स फ्री है टैक्स नहीं पे करना तो तब भी आपको रीजंस पता हो कि जी डेफिनेशन में ही नहीं आते या एग्जाम्पशन मिली हुई है जैसे आईटी फ्रीलांसर्स को मिली थी अब वो टैक्स क्रेडिट हो गई, या सेल्स टैक्स का कानून अभी तक ऐसा था कि वो ऑनलाइन रिटेलर्स ऑनलाइन मार्केट प्लेस के बारे में खामोश था, तो फिर कहा जा सकता था कि उस पर टैक्स नहीं। क्लॉज 3 में ऑफ का वर्ड लगाया जाएगा, उसकी वजह यह है कि कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, मैंने कहा जैसे वो इम्प्रूव करें। क्लॉज 3 ये जो फाइनेंस बिल का है वो सीख करेगा इंसर्ट्स द वर्ड, जो सेक्शन 2 क्लॉज 43A में वो ये वर्ड्स ऐड करेगा, एंड 2000 स्क्वायर फीट इन एरिया और मोर इन द केस ऑफ रिटेलर ऑफ फर्नीचर। तो डेफिनेशन क्लॉज, ये जो क्लॉज सेक्शन 2 है सेल्स टैक्स एक्ट का भी और बाकी भी जो टैक्स के कानून है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि किस शख्स की बात हो रही है, उस शख्स की बात हो रही है, क्योंकि टैक्स हमेशा पर्सन के हिसाब से लगाया जाता है, पहले पर्सन होना जरूरी है, फिर या तो सेल्स पे लगेगा या प्रॉफिट्स पे लगेगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ बड़ा क्लियर बताया जा रहा है कि 2000 स्क्वायर फीट की शॉप होगी या उससे ज्यादा की शॉप होगी फर्नीचर वाले की, तो तब जो है वो इस डेफिनेशन में फॉल करेगा। उसकी टैक्सेशन कैसे होगी वो तो आगे वाले सेक्शंस में पता चलेगा। अगला क्लॉज कहता है कि सेक्शन 243A में ही दो और क्लॉजेज ऐड हो रहे एफ एंड जी आफ्टर ई। इसका मतलब है कि फर्नीचर वाले भी और ये जो पूरा क्लॉज है इसको अच्छे तरीके से वो करें, और ये 31EI से लेके 31F तक जा रहा है। इसका मतलब ये सारों का ताल्लुक इसी सेक्शन से। और एफ में देख लेते हैं सीक्स टू ओमिट द वर्ड्स, ये वर्ड्स हटा दिए जाएंगे। और द टाइम व्हेन एनी पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर विच एवर इज अर्लियर इन क्लॉज। यानी ये तो बात थी जो अब हट रही है कि या तो पेमेंट पहले मिल जाए बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एवर इज अर्लियर, और द टाइम व्हेन एनी पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि किस टाइम पर सेल्स टैक्स चार्ज करना चाहिए, तो उसकी टाइमिंग बताई होती है, या तो जब पेमेंट हो रही हो तब, या जब आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हो अगर क्रेडिट कस्टमर है। तो इस तरह करके जो है लॉ में, और सेल्स टैक्स का कानून चूंकि ट्रांजैक्शन बेस्ड कानून है, इसका ताल्लुक सेल्स और परचेजेस की ट्रांजैक्शंस पे है, तो इसलिए इसके अंदर अकाउंटिंग की वोकैबुलरी भी यूज होती है। अगला क्लॉज कहता है कि एक सब्स्टिट्यूट वर्ड किया जा रहा है वर्ड और विद द वर्ड ऑन अकरिंग फॉर द सेकेंड टाइम। तो ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। और का मतलब होता है या तो एक ए या बी, ऑन का मतलब कुछ और होता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट द वर्ड और विद द वर्ड ऑन, तो और को हटा के ऑन डाला जा रहा है। क्लॉज 3 में कहता है कि एक वर्ड अमिट किया जा रहा है, एंड
इन क्लॉज ए इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3। ये चार्जिंग सेक्शन है, यानी कि सेल्स टैक्स जो है वो इस सेक्शन के तहत डाला जाता है। तो एंड रिमूव करने का मतलब ये है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स इस सेक्शन में मेंशन थी वो सारी पूरा होना जरूरी थी। तो एंड अगर वो रिमूव करे तो आगे देखते हैं कि वो क्या क्लॉज करे। अगर ये इसी से रिलेटेड है, हाँ जी ये इसी से रिलेटेड, तो एंड रिमूव हुआ। सीक्स टू ओमिट द फुल स्टॉप हम रिमूव करेगा और ये एक्सप्रेशन ऐड होगा। एंड देयर आफ्टर टू इंसर्ट अ न्यू क्लॉज सी इन सबसेक्शन, और जो सी क्लॉज है वो जो है ना इंसर्ट हो जाएगा। इस बात सारी गुफ्तगू का मकसद ये है, आपको कंफ्यूज करना नहीं, बल्कि गुफ्तगू का मकसद ये है कि जो चार्जिंग सेक्शन है या जो सेक्शन 3 है जो सेल्स टैक्स लगाता है गुड्स पर, उसको जो है मजीद जो जिस तरीके से गुड्स पे लगाया जा रहा है, मे बी ऑनलाइन मार्केट प्लेस की वजह से या किसी और वजह से, उसके अंदर कुछ और पॉइंट्स या क्वालिटीज ऐड की जा रही है ताकि प्रॉपरली टैक्स चार्ज किया जाए। जो सप्लायर्स हैं या जो बिजनेसेस हैं प्रॉपरली अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सके। फिर क्लॉज 2C जो है वो कहता है ओमिट करेगा फर्स्ट प्रोविजन ऑफ 9A ऑफ सेक्शन, क्योंकि सेक्शन 3 की ही बात हो रही थी तो इसलिए मुख्तलिफ जो उसके क्लॉजेज है सब सेक्शन है उसकी बात हो रही है। ये भी आपको एक स्ट्रक्चर बताते हैं। फिर क्लॉज 3 कह रहा है कि seeks to insert the word other than public limited companies listed on पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो क्लियरली इन वर्डिंग से पता चल रहा है कि जो सेक्शन है 8B जिसका ताल्लुक है कि कौन कौन से इनपुट्स आप क्लेम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, तो उसकी जो स्कोप है उस स्कोप में से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को निकाल दिया जाए। वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे है, तो उनको थोड़ा सा इनपुट क्लेम करने में आसानी हो, क्योंकि वो वैसे भी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड होते हैं वो अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे होते हैं और अमूमन बड़े बड़े नाम हैं, जैसे आप देखते हैं चाहे वो जिलेट है या गुल अहमद है, ये बड़े बड़े नाम हैं, या MCB बैंक है। तो उसमें वैसे बैंक्स वगैरह पे सेल्स टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स नहीं करते। लेकिन मकसद ये है कि इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी जो गुड्स दे रही है उनको कुछ रिलीफ दी है। इसका फायदा ये होगा कि ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो फिर कंज्यूमर को भी मिलते हैं। क्लॉज 3A कहता है कि सीक्स टू सब्सटीट्यूट द वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स वहां लिखे गए थे उसके बजाय लिखा जाए एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रेलेवेंट डेट फॉल्स विद द वर्ड रेलेवेंट डेट। तो बहुत अच्छी बात है, एक लंबा जुमला लिखा हुआ था उसकी जगह रेलेवेंट डेट लिखेंगे सेक्शन 11(5) में। सेक्शन 11(5) भी इसी तरह सेल्स टैक्स का एक सेक्शन है जो उसकी फाइलिंग से या रजिस्ट्रेशन से उसका ताल्लुक होगा इस तरह करके। तो उसमें जो डेट है उसको बड़ा क्लियर कर दिया गया कि रेलेवेंट डेट की बात हो रही है। रेलेवेंट का मतलब है कि उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाएगा कि इस जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज है, उसका फैसला कैसे हो। उसके बाद क्लॉज 3(5) पे बात है कि इंसर्ट किया जा रहा है सेक्शन 221A के बाद 21B। जो सेल्स टैक्स, ऑब्वियसली सेल्स टैक्स का भी एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता दूं कि शुरू में डेफिनेशंस वगैरह हैं, फिर स्कोप आ जाता है कि सेल्स टैक्स किन गुड्स पे लगाया जाएगा, उसकी डेफिनेशन वगैरह पहले बताई गई है सेक्शन 2 में। फिर आगे जो है रजिस्ट्रेशन किसने करानी है और रिटर्न किसने फाइल करनी है, टैक्स लाइबिलिटी क्या है, इनपुट आउटपुट कौन क्लेम कर सकता है, ये सारे सेक्शन 7, 8 किसको इनपुट अलाउड नहीं है, ये सारी चीजें हैं। तो अभी तक हम जो है जहां तक बात कर रहे थे सेक्शन 11 तक, सेक्शन 11 तक ताल्लुक था एक तो जो है बेसिक कौन कौन लोगों किस किस लोगों की बात हो रही है वो हो गया, और सेल्स टैक्स किस पे लगेगा और सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म क्या है, इनपुट टैक्स कैसे चार्ज होगा, आउटपुट टैक्स का बेनिफिट कौन लेगा। फिर जब हम इन सेक्शंस की तरफ आते हैं तो ये रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन वगैरह से इनका ताल्लुक है और आगे रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह से। तो होपफुली आपसे पार्ट 7 में मुलाकात होगी, तो हम क्लॉज 33(5)A फाइनेंस बिल की बात करेंगे। आई होप कि ये जो जनरल डिस्कशन हो रही है क्लॉज वाइज, यानी कि जो जो सेक्शन में जो जो लॉ में चेंजेस आ रही हैं उससे आपका एक जनरल आइडिया हो रहा है। और कमेंट्स में अगर आप क्वेश्चन करेंगे या व्हाट्सएप नंबर जो दिया है तो फिर एक और
मजीद डिस्कशन भी हो सकती है और आगे वाली वीडियोस में उसका जवाब भी हो सकता है। आप देख रहे थे टैक्स मास्टर क्लास।